स्टार्ट करते हैं आगे। आगे आपका देखो फर्स्ट पार्ट हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने कवर अप कर लिया था। अब इसके आगे का देखते हैं, पूरा एक चैप्टर है अभी, और मैंने पहले वाला वीडियो अपलोड कर दिया था और अब दूसरे वाला देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसके बाद में हम लोग निकालते हैं, आपका फॉर्मूला निकालते हैं। मैं आपको कहाँ से करवा रहा था? मैं आपको करवा रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सुनो एक बार, इसको कॉप अप करते हैं थोड़ा। मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, उसके बाद मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसके बारे में बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन जब अलाइन हो जाते हैं उसके बाद जो वेलोसिटी उसकी होती है उसको अपन लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे का अपन लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, सुनो एक बार, हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करती है तब वो जिगजैग मोशन करता है इस टाइप से। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है उसके मोशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर दोबारा यहाँ पे उसने कोलाइड किया, फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज हो गई और दोबारा और दोबारा, और ये डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज हो गई। ठीक है, अब सुनो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद वो यहाँ पे गया तो जाते 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 उसकी स्पीड बढ़ी, इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने के बाद जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो उसकी स्पीड है वो अचानक क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। ठीक, क्यों हो गई ज़ीरो? क्योंकि उसने कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी, लॉस्ट कर दी, और उसके बाद में उसकी जो स्पीड है वो दोबारा ज़ीरो हो गई। फिर दोबारा उसकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और यहाँ आने पर उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, बट जैसे ही उसने कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन की दोबारा स्पीड क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। इन सभी घटनाओं के बीच, इन सभी इंसिडेंट्स के बीच हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कोई टाइम पे। ठीक है, हमने इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस वायर के, और इधर भी हमने उस वायर के क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब सुनो, जब हमने दोनों तरफ उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो था उसको एक तरफ से तो पुश करने का फोर्स लगा और एक तरफ से उसको क्या लगा? पुल करने का फोर्स लगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? Fe से। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको एक और चैप्टर है उसके अंदर बताऊंगा, एक बार के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखो भी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का QE। ठीक है, Q का मतलब होता है चार्ज और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अपना चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो मैंने Q की जगह लिखा E और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखा E। मैंने E इसको क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब सुनो, दुनिया की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो जनरल वे में हम लोग बोल सकते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना था? ma था। ठीक, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो QE है वो किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया ma के। एक बार इतनी बात करते हैं। अब सुनो, जब मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन शुरू में टकरा के यहाँ से कोलाइड करके और अपनी स्पीड वापस बढ़ा रहा था, लेकिन उसके बाद उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो वो अगली बार उसको कोलाइड करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगली बार सारे इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में क्या हो चुके थे? अलाइन हो चुके थे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगना स्टार्ट हुआ तब इलेक्ट्रॉन अपना कोलाइड एक कर रहा था, तो उस टाइम वो कोलाइड करके हटा ही था तो नियरली उसकी स्पीड कितनी थी? ज़ीरो थी। जब वो कोलाइड करके हटा वापस इधर आया, इतने में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अगर हमने इतने में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि उसके बाद तो उसको कोलिजन करने का मौका ही नहीं मिला, उसको चांस ही नहीं मिला। अब न्यूटन ने एक इक्वेशन बताई थी V = U + AT। ठीक है, यहाँ U कितना है? U है 0। ठीक है, तो V है वो लगभग किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया किसके? AT के। वैल्यू रख दो, V की जगह क्या है? VD। एक्सेलरेशन की जगह A की जगह यहाँ से रख दो आप QE, या क्या है यहाँ पे E है ना, EE, और बाई में M। ठीक है, ये वैल्यू आप रख दो किसकी? A की। तो मैं यहाँ पे A की वैल्यू रख देता हूँ EE/M। और आगे आपका क्या है?
तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ध्यान रखना भी एक चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी, कई लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, मतलब उसका चार्ज माइनस में होता है, तो कई लोग फॉर्मूला है उसको ये भी लिखते हैं माइनस ई, वो ई की जगह माइनस ई पुट करते हैं, ई टी और बाई में एम। तो कोई बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों एक ही बात है। और अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर और यहाँ भी वेक्टर। तो आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, और ये पूरा जो फॉर्मूला है वो आपको निकालना आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बताता हूँ, थोड़ा सा इसको कोप अप करना। देखो, एक तो आपको डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ। जब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस नहीं लगा रखा था, उस टाइम इलेक्ट्रॉन है वो कभी यहाँ कोलाइड कर रहा था, कभी यहाँ कोलाइड कर रहा था, कभी यहाँ कोलाइड कर रहा था। दो लगातार जो कोलाइड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। दो लगातार जो कोलिजन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग बोलते हैं फ्री पाथ। बट ये फ्री पाथ थोड़ा सा छोटा है, ये फ्री पाथ थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा और छोटा है, ये बिल्कुल छोटा है। तो इन सभी फ्री पाथ का अगर एवरेज ले लें तब जो फ्री पाथ बनेगा उसको क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। ये आप लिख लेना, भी मैं बोल देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कोलिजन is called free path, and when all the free path are averaged then the value is called mean free path. मीन फ्री पाथ को अपन लोग डिनोट करते हैं लैम्डा बार से। और देखो ये एक डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी, बट ये मीटर में नहीं होता है भी, ये काफ़ी छोटा होता है, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। चलो ये नहीं है तुम्हारे ना लेवल का है ना इतना पूछेंगे, ठीक है, कि ये किस में होता है वगैरह वगैरह, इतना ध्यान रखना। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक और ध्यान रखो, एक होता है आपका मीन हाइड्रेसिस टाइम, मीन हाइड्रेसिस टाइम, ठीक है। मीन है हाइड्रेसिस टाइम, सुनो क्या होता है, एक कोलिजन यहाँ पे हुई, दूसरी कोलिजन यहाँ पे हुई, इन दोनों कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर की वो तो फ्री पाथ, और जो टाइम इन दोनों डिस्टेंस को इन डिस्टेंस को कवर करने में लगा उस टाइम को बोलते हैं हाइड्रेसिस टाइम। और जब सारे हाइड्रेसिस टाइम का मीन ले लें तब जो टाइम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मीन हाइड्रेसिस टाइम। और मीन हाइड्रेसिस टाइम को डिनोट करते हैं टाउ बार से, ये टाउ और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टाइम आपका होता है वो होता है मीन हाइड्रेसिस टाइम। अब सुनो एक चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान दो, मैंने वीडी का आपको ये फॉर्मूला बताया, इसके अंदर जो टाइम आ रहा है वो असल में क्या होता है आपका, वो आपका होता है हाइड्रेसिस वाला टाइम। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, ई टाउ बार बाई में एम। तो ई टाउ बार बाई में एम लिखो, चाहे ई टी बाई में एम लिखो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ए बिग मैटर, बट आपको इतना करना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो इसको अच्छे से नोट करना, मैं इधर हो जाता हूँ, आप उसके बाद वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें अच्छे तरीके से। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप एक दिन के अंदर एक टॉपिक भी कवर करते हो, एक सिंगल लाइन भी कवर करते हो, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने एक लाइन क्यों किया, क्योंकि देखो 12th के लिए 365 डेज बहुत होते हैं, और अगर आप एक लाइन भी कवर करते हो तो ये काफ़ी बड़ा मैटर है। बट एक चीज़ सुनो, अगर आप एक लाइन भी कवर करते हो तो वो लाइन आपको एकदम मेरा कहने का मतलब है पर्सपिक्यूअस होनी चाहिए, मतलब वो लाइन आपको एकदम अच्छे से आपको मनन होना चाहिए उसका, मतलब आप कोई चीज़ को करो, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चलो करना इसको, आगे देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको 15-20 मिनट और लगाओ इस पे, मतलब मैं अगला जो टॉपिक कराऊंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको अच्छे से कवर अप होना चाहिए, मतलब अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना।
ठीक है, अभी ये इरेज किया, इतने कर लेना, 10 सेकंड का आगे कर लेना, रिवाइंड कर लेना, ठीक। अब सुनो, आगे हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेरियस मटेरियल्स। ठीक है भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर, मैं ये बोल दूंगा पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, उसके कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है। अब सुनो, थोड़ा सा इसको समझाते हैं आराम से। देखो, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो आपका होता है कंडक्टर, एक आपका होता है सेमीकंडक्टर, एक आपका होता है इंसुलेटर। और तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क ये है कि जो देखो कंडक्टर आपका, वैसे जितने भी कंडक्टर है वो सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। और एक आपका जो ग्रेफाइट है वो भी आपका कंडक्टर होता है, ठीक है। तो मेटल्स और ग्रेफाइट दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। आप सुनो, जो आपका कंडक्टर होता है, जो मेटल्स आपकी होती है, उसके अंदर जो बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर इधर जो आगे आगे लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, तो वो एकदम लूजली बाउंड होते हैं, बिल्कुल लूजली बाउंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बाउंड होते ही नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर किधर भी मूव कर, पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर, मान लो ये कोई बड़ी पूरी स्ट्रिप है मेटल की, तो इस स्ट्रिप के अंदर ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ध्यान से सुनो भी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेटल्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एटम होते हैं मेटल के अंदर, और जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे मटेरियल के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, बट मटेरियल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो मेटल आपका होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। मेटल है वो आपका पॉजिटिव होता है। मेटल की नेचर ही ऐसी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रख सकते, और इलेक्ट्रॉन को तो बांध के रखते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बांध के नहीं रख सकते। वो पूरे मटेरियल के अंदर घूमता रहता है, वंडर करता रहता है, बट वो मटेरियल को छोड़ के नहीं जा सकता। वो मटेरियल को छोड़ के तभी जाएगा जब आप बाहर से उसको कुछ एनर्जी दोगे और वो छोड़ के जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो, हम लोग घरों में सोलर पैनल वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब जिनके ऊपर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, उनमें यही होता है। उनमें आपका क्या होता है, जैसे ही आप लाइट गिराते हो उस मेटल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहले से वांडर कर रहा था उस चीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपने उसके ऊपर लाइट गिराई तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री हो गया एकदम, ठीक है, मतलब उस मेटल से बाहर आ गया। तो कई मेटल्स ऐसी होती है जैसे जिंक वगैरह है, ठीक है। जिंक जो होता है आपका मेटल, इन मेटल के ऊपर अगर लाइट गिराते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। बट बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट को गिराया। अगर आप लाइट को नहीं गिराओगे, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के नहीं जा सकता। वो उसके अंदर वंडर तो तभी करेगा, बस उसको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, जो आपका मेटल होता है उसकी ये नेचर होती है कि वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे के पूरे वो मटेरियल के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, मैं कोई काम करके आ रहा हूँ भी। हाँ, अब सुनो, अब मैं आपको क्या बोल रहा था आगे। तो मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो वांडर करता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। और हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए क्या, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर थोड़ी भेजना है, हमें तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में क्या करना है, अलाइन करना है। तो ये काम सबसे आसान किसके अंदर होता है, ये काम सबसे आसान होता है मेटल्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री तो पहले से ही होते हैं, ठीक है, और बाहर वो निकलते रही, तो हम उसको आराम से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसको अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ बिठा के इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करवा सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, सबसे इजी वे में आप किसके अंदर फ्लो कर सकते हो करंट को, सबसे इजी वे में आप करंट को फ्लो कर सकते हो मेटल्स के अंदर, ठीक है। दूसरे टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होता। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक,
मतलब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली खींचता है, पावरफुल तरीके से खींचता है, तो वो उसको बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं घूमते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं। बट अगर आप बाहर से कुछ एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खुद को पहले तो फ्री कराएंगे और फिर अगर और एनर्जी दोगे, और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो उस मटेरियल को छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, बट हमें बाहर नहीं भगाना, हमें सिर्फ उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी सेमीकंडक्टर को देते हैं। बट मेटल्स को तो थोड़ी भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो ध्यान रखना भी, मेटल के अंदर हमेशा ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करती है, हमेशा। ठीक है, बट जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा जो आपका टाइप का कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। सॉरी, तीसरा जो आपका टाइप का मटेरियल होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना भौतिक स्ट्रांगली पकड़े रखता है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम चाहे अपना पूरा प्लेनेट जला के उसको एनर्जी दे दें, बट वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना भी, सेमीकंडक्टर के अंदर फिर भी हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के फ्री करवा सकते हैं, बट इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 7 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी अगर आप एक प्लेनेट खत्म कर दो तो भी एक बहुत बड़े वायर को देना संभव नहीं है। ठीक है, तो इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो होती ही नहीं। ठीक है, बहुत कम केसेस में होती है, तो ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट सबसे बढ़िया तरीके से किसके अंदर फ्लो होती है? कंडक्टर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्लो होते हैं, हमें फ्री होते हैं, हमें फ्री करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। उनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और इंसुलेटर जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करता है न्यूक्लियस, और उसको फ्री करवाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि हम वो एनर्जी नहीं दे सकते, या उतना एनर्जी दे के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना साइंटिफिकली सही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ कंडक्टर, मतलब व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है मेजर। ठीक है, मैं पूरा आपको क्लियर करवा दूंगा, बट इतना एक बार समझो आप कि तीनों का थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करती है। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी इस टाइप से फ्लो करती है। जो आपके मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, तो उन पे बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, उससे क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगी। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं, अगर अब उस कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सुनो मेरी बात, मान लो ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में या लगभग एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा के आप इसको क्या दे रहे हो? आप इसको मेटल को दे रहे हो थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को जब मिलेगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये और तेज़ भागना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये और तेज़ भागना स्टार्ट कर देंगे तो ये एक दूसरे के बहुत जल्दी कोलाइड करने लग जाएंगे, टकराने लग जाएंगे। अगर ये एक दूसरे में कोलाइड करने लगेंगे, टकराने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना भी, मेटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स है उनको मेटल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर होने वाली कोलिजन्स बढ़ जाती है। जब कोलिजन्स बढ़ जाती है तो कोलाइड ज़्यादा करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स आती है, और जब इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल्स आती है तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना अभी, एक बहुत ही हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं रुकावट, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं जिसको ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, या इसको हिंड्रेंस, तीनों का मीन एक ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, जब उसका टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे, मेटल्स का टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में और ज़्यादा कोलाइड करने लगेंगे। अगर और ज़्यादा कोलाइड करने लग जाएंगे तो करंट है उसके पाथ में क्या आएगी, मतलब करंट है उसको फ्लो करने में रुकावट आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी। और इस ऑब्स्टेकल को इस साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। ये तो मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोलता था अच्छे से सुनना भी, ये काफ़ी लंबा चलेगा और मैं इसको आराम से अगर सच्ची बताऊँ तो मैं इसको 5-6 घंटे चला सकता हूँ, ठीक है, इस टॉपिक को। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो आपका रेजिस्टेंस है वो एक टाइप का क्या है, एक टाइप का हिंड्रेंस है, एक टाइप का ऑब्स्टेकल है, एक टाइप का रुकावट है, किसके पाथ में, करंट के पाथ में। ठीक है, तो बस आपको इतना पूछेंगे कि मेटल्स का टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पहले से कम होगी। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में तो डिक्रीज आता है, बट रेजिस्टेंस में क्या आता है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज आता है। आगे देखते हैं, मेटल्स के बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। दूसरा देखो सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेटल्स है उनके अंदर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो करंट है वो तो आपका क्या होगा, डिक्रीज, और रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं भी इसके बाद सेमीकंडक्टर की। जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि न्यूक्लियस है वो उनको क्या करता है, स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को फ्री करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फ्री होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और हम ये ऑलरेडी जानते हैं आई है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यू के। तो अगर क्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना, जब सेमीकंडक्टर के अंदर अपन लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बॉन्ड्स टूटते हैं। अगर बॉन्ड्स टूटते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू में क्या आता है, इंक्रीज आता है। क्यों इंक्रीज आता है, क्योंकि चार्ज बढ़ता है, चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो इसके कारण आपका क्या आता है, चेंज आता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उससे आपका जो करंट है उसकी वैल्यू तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसका उल्टा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा इंसुलेटर, ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो जो आपका इंसुलेटर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, काफ़ी स्ट्रांगली जकड़े रखता है। तो देखो, चाहे आप वैसे तो कितना भी टेम्परेचर दे दो उसके फ्री होने की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, बट फिर भी साइंटिफिकली अगर देखें तो अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ देगा और क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा, और नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगी, उससे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक करंट, और डिक्रीज क्या होगा उससे डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस। यानी
मेटल्स के अंदर तो उल्टी कंडीशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इन दोनों के अंदर सेम कंडीशन है, अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना आप कर लोगे मेरे हिसाब से। मैं एक बार इधर हट जाता हूँ, इसको अच्छे से पूरा देखो, वीडियो को पॉज करो, इसके बाद इसको अच्छे से लिखो भी रफ नोटबुक में, बार बार इसका प्रैक्टिस करो। आगे बात करते हैं। रुको भी एक बार, आगे देखते। नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, अब आप दोनों चीजें पढ़ चुके हो, आप इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ चुके हो, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ चुके हो, तो आपको ये रिलेशन है ये पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुनो ढंग से, मान लो ये आपका कोई वायर का टुकड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। कैसे लगाया वो आपको पहले से पता है, आप वुड्स का बोलो कुछ भी, और उससे आप कर लो भी। ठीक है, अब ये देखो, इससे होगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से तो दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर होगा। अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन अगर जाने लगे तो इधर इसके अंदर क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर जिस स्पीड के साथ भागेंगे इससे रिपेल होके, उस स्पीड को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, लेट एज्यूम दैट ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के इतना सा वॉल्यूम, कितना सा वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई, इसके जो यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो मैं मान लेता हूं कितने हैं, n है। ध्यान से सुनना भी, इसके इतना सा वॉल्यूम, कितना सा वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी नंबर कितनी मान ली मैंने, n मान ली। ठीक है, अब एक चीज सुनो, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में लेंथ। ठीक है, जितना इसका एरिया जितनी इसके लेंथ। ठीक है, तीसरी चीज, तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक डिब्बे के अंदर 10 पेन आते हैं, तो 10 डिब्बों के अंदर कितने आएंगे, आप बोलोगे 10 × 10। देखो एक वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन है, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n इंटू में al। क्लियर है भी? ठीक है, तो फिर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। एक चीज सुनो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक मिनट, टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका हो जाएगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू में आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। भी मैं आपको ये बोलूं कि एक आम की पेटी है, उसके अंदर 10 आम आते हैं, तो आप ये बताओ 10 पेटियों के अंदर कितने आम आएंगे। तो वही सेम बात है, अगर आप एक वॉल्यूम के, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है,
तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, NaL इंटू में E। ये टोटल आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, I आपका क्या होता है, I आपका होता है Q अपॉन में T।